हेलो बच्चों, तो कैसे हो। शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा नंबर्स मतलब संख्याएं। मुझे पता है आप जब से भी तैयारी करते हुए आ रहे हो या फिर जब से भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाजक संख्या। तो एक बार फटाफट ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो बेटा प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी आपके पास गाय है या फिर भैंस है, अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें, उनको गिनना स्टार्ट करें, तो कहां से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ कोई भी अपन -1 -2 -3 से स्टार्ट करते हैं क्या, नहीं बेटा, हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो प्राकृत संख्या जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, हमारी 1 से। तो इसका होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम कैपिटल N से मतलब बड़ा N से हम दिखाते हैं। तो प्राकृत संख्या हमारा ये वाला नंबर हो गया। अगला है हमारा पूर्ण संख्या। तो अगला है हमारा पूर्ण संख्या। पता है आपको पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। इसको बेटा किससे दिखाते हैं, W से, बड़ा W से, कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दर्शाते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6। मीन्स कोई भी पॉइंट नहीं आता, कोई भी अपॉन वाला नहीं आता, कोई भी माइनस नहीं आता, सीधा इसी में तरह यहाँ पर प्राकृत संख्या में भी ऐसे ही होता है, कोई भी पॉइंट नहीं होता, कोई भी अपॉन नहीं होता, कोई भी माइनस नहीं होता। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको किससे दिखाया हमने, W से। तो मान लो अगर मैं आपसे दो एग्जांपल दूं, मैं आपसे पूछूं क्या -3 एक प्राकृत संख्या है, -3, तो बताओ हमारी जो गिनती होती है वो -3 में जा सकती है क्या, मतलब वो प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 2/3, 2/3 कोई प्राकृत संख्या है क्या, 2/3 भी प्राकृत संख्या नहीं है, 2/3 भी कोई पूर्ण संख्या नहीं है। मीन्स पूरा पूरा नंबर 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या होती है, प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन प्राकृत और पूर्ण में अंतर क्या होता है, केवल एक 0 का। पूर्ण में 0 भी होता है और प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से। तो एक क्वेश्चन बनता है, एक सवाल बनता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है क्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या। तो यस, इसका जवाब है सत्य। अब आपसे अगला सवाल पूछूं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है क्या, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें 0 भी आता है और 0 हमारा प्राकृत संख्या नहीं होता। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, तीसरा जो संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, देखो नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मींस पूरे पूरे, पॉइंट वाले भी नहीं, अपॉन वाले भी नहीं। तो ये बेटा कहां से होता है, देखो ये माइनस अनंत से चलता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, है ना। इसको हम किससे दिखाते हैं, या तो I से या फिर Z से। अब बेटा ऐसा नहीं है कि मैंने -3 तक लिखा है तो -4 आप सोचो कि -4 पूर्णांक संख्या नहीं है, मैंने केवल डैश 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 लगा दिया, इसका मतलब -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 -5 -6 भी है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 सब नंबर है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपको बस ये याद रखना है, पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो ना तो पूर्णांक होते हैं, ना पूर्ण होते हैं, ना प्राकृत संख्या होते हैं। जो अपॉन वाले होते हैं ना प्राकृत संख्या होती है, ना पूर्ण संख्या होती है, ना पूर्णांक संख्या होती है। प्राकृत संख्या केवल गिनते ही होती है, 1 2 3 4 5। जो पूर्ण संख्या होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। और जो पूर्णांक होते हैं वो पूरे पूरे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो पूर्णांक होते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं धनात्मक,
एक होता है उदासीन, एक होता है ऋणात्मक। तीन तरह की पूर्णांक संख्या होती है, एक तो होती है धनात्मक, एक होती है उदासीन और एक होती है ऋणात्मक। तो बेटा धनात्मक कौन कौन से नंबर होते हैं? जिनके आगे प्लस लगा हुआ है या फिर कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स धन जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, मीन्स +1 +2 +3 ऐसे लेके चलता रहेगा। उदासीन ना धन ना ऋण, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसका मतलब वो क्या है? जीरो। जो जीरो है, शून्य है, वो क्या होता है? उदासीन। इसी तरह ऋणात्मक की बात करें, जो ऋणात्मक संख्याएं होती है -1 -2 -3 ऐसे लेके चलता रहेगा। बेटा ध्यान रहे, ना धनात्मक में पॉइंट आता है, ना उदासीन में पॉइंट आता है, ना ऋणात्मक में पॉइंट आता है। समझ में आया? अगली संख्या है हमारी सम संख्या। पता है आपको सम संख्या कौन सी होती है? बेटा सम संख्या होती है जिनके पीछे क्या आता है? 2 4 6 8 0। 2 4 6 8 0 जो होती है वो हमारी क्या होती है? सम संख्या। तो इनको अगर हम लिखें तो क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 ऐसे लेके चलता रहेगा। 2 4 6 8 10 ऐसे लेके चलता रहेगा। 0 भी एक सम संख्या होती है, -2 भी एक सम संख्या होती है, -4 भी एक सम संख्या होती है, -6 भी एक सम संख्या होती है। याद रखना बच्चों, है ना। नेक्स्ट हमारी जो संख्या है वो है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या सम नहीं होती है वो हमारी संख्या होती है विषम। तो विषम हमारी कौन कौन सी हो जाएगी? विषम हमारी संख्या हो जाएगी 1 3 5 7 9 11। ठीक है। तो जो सम संख्या होती है वो होती है 2 4 6 8 10 और जो विषम संख्या होती है वो होती है 1 3 5 7 9 11। बेटा आपको याद रखना है, जो भी सम संख्या होती है उसको हम किससे दर्शाते हैं? 2n से, 2n से। और जो हमारी विषम संख्या होती है उसको हम किससे दर्शाते हैं? 2n+1 से। तो बेटा आपको ये सारी की सारी संख्या समझ में आई। प्राकृत संख्या क्या होती है? हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 1 2 3 4 5 आगे भी चलता रहेगा। पूर्णांक जो होते हैं वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, धन भी होती है, ऋण भी होती है, जीरो भी होता है। तो 0 -1 -2 -3 डॉट 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 और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आई और जेड से इसको दर्शाते हैं। जो पूर्णांक संख्या है वो 3 तरह की होती है, उदासीन, ऋणात्मक और धनात्मक। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसी होती है। फिर होती है हमारी सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिनके पीछे 0 2 4 6 8 आता है, आप उनको लिख सकते हैं सम संख्या के रूप में। इसको किससे दर्शाते हैं? 2n। और अगर जो हमारी विषम संख्या होती है वो उनको, जो सम संख्या नहीं होती वो होती है विषम संख्या। तो 1 3 5 7 9 ऐसे लेके 2n+1। तो बेटा वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं हमारी अगली संख्या की तरफ। तो बेटा छठे नंबर की जो संख्या है वो है अभाज्य संख्या। या फिर रूढ़ संख्या, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या या फिर इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जिन संख्या में केवल खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, वापस से रिपीट करता हूं, जिन संख्या में केवल खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है। तो याद रखना बेटा, जिन संख्या में केवल खुद का डिवाइड जाता है, जैसे मान लो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। अब मैं आपसे पूछूं 9 जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है? 9। तो 9 में किसी का डिवाइड जाता है क्या? किसी का भाग जाता है क्या? तो बेटा 9 में 3 का भी भाग जाता है, 9 में 9 का भी भाग जाता है। तो आपको 2 नंबर ऐसे मिल गए जिसमें 9 का डिवाइड जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, 9 में भाग जा रहा है। तो ये 9 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो वो संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, वो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या
सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है बेटा, आप जो सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो एक होती है तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती। हमारी जो सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य, वो होती है 2। याद रखना इस बात को, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ना अभाज्य है, ना सह अभाज्य है, ना भाज्य है। हमारी जो संख्या स्टार्ट होती है, शुरू होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। अगला जो संख्या है वो है भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब ये वाली नई चीज आई है ना, इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि ये संख्या तो हमने पहली बार पढ़ी है, कंपोजिट नंबर। तो बेटा अभी तक हमने जो संख्या लिखी उसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया आपको, मुझे पता था ये आपको आती है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं, आपका टाइम इन्वेस्ट करने आया हूं। तो यहां पर आपको कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या नहीं पता, तो मैं बताऊं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। वापस से बताता हूं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, मींस 2 से ज्यादा नंबर्स का डिवाइड चला जाता है, उनको क्या बोलते हैं? हमारे भाज्य संख्या, है ना। वापस से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन बताता हूं, थोड़ी सी आसान भाषा में बताता हूं। एक के अलावा और अभाज्य संख्या के अलावा सभी संख्याएं भाज्य होती हैं। है ना, ठीक है। एक को छोड़ दो, जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो क्या होती है? हमारी भाज्य होती है। तो सबसे पहले अभाज्य लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या होती है बेटा हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे आपको चलता रहेगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। और अगर हमारी भाज्य संख्या निकालूं तो भाज्य संख्या कौन सी होगी बेटा? देखो, एक तो पहले बोल दिया कि एक तो होगा नहीं, 2 अभाज्य संख्या हो गई, 3 अभाज्य संख्या हो गई। अब 3 और 5 के बीच में एक गैप आ रहा है ना, 4 संख्या, तो जो 4 है वो हमारी क्या हो गई? भाज्य। फिर हो गई 5 और 7 के बीच में 6, ये भी हमारी क्या हो गई? भाज्य। 7 और 11 के बीच में तो कितने सारे नंबर हो गए? तो देखो 8, 9, 10। अब 11 और 13 के बीच में 12। तो बेटा समझ में आया, जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती है वो क्या होती है? भाज्य। तो सबसे जो छोटी संख्या अभाज्य संख्या थी वो तो कितनी थी? 2। इसको मैंने पहले लिखवा दिया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो कितनी है? 4। याद रखना बच्चों, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो तो है 2 और सबसे छोटी है भाज्य संख्या, वो क्या होती है? 4। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके पूरे नोट्स को आप नोट कर लीजिए। तो बेटा अगला हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको बहुत अच्छे से आता है, हम जब से पढ़ते हुए आ रहे हैं 4th क्लास 5th क्लास से, तब को ही हम आता है। लेकिन हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं लेसेपे या फिर एलसीएम के नाम से जानते हैं। एलसीएम ये चीज नहीं होती, लेकिन हम जानते वही हैं, है ना। एक बार मैं आपको बताता हूं कैसे जानते हैं। जैसे मालूम मैंने आपसे पूछा 240 का अभाज्य गुणनखंड करो,
240 का अभाज्य गुणनखंड करो। अब जैसे ही मैंने ये चित्र बनाया ना, तब आप समझ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। बस हमको नाम कुछ और पता है, एलसीएम। एलसीएम बेटा इसका नाम नहीं होता, एलसीएम कुछ और होता है, लेसेप कुछ और होता है, लेकिन हम जानते इस नाम से हैं। तो 240 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा? सबसे पहले भाग जाएगा 2 का। तो 2 का अगर मैं भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा? 120। वापस से 2 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा? 60। 2 का दिया 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5, 5 का दिया 1। समझ में आया बच्चों? 240 का मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 240 को मैं अब कैसे लिख सकता हूं? 240 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर बताओ कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो सबसे पहला जो सवाल आता है उसमें आता है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो बेटा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब आपसे पूछे तब आपने 240 के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं ना, उनकी जो घात आई, उनकी जो पावर आई, उनका आपको ऐड करना है, उनको आपको जोड़ना है। तो बताइए इसकी पावर, इसकी घात कितनी है? 4। इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात कितनी है? 1। इनकी पावर कितनी है? 4 1 1। तो पावर ऐड कर दीजिए, 4 + 1 + 1। बताओ कितने हो गए? ये हो गए 6। समझ में आया? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है? इन पावर्स को आपको जोड़ना है। जो भी इनकी घात आई है उनको आपको क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करना है। अगला जो सवाल आता है वो आता है सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या। अगर सभी गुणनखंड पूछे तो आपको क्या करना है? जो भी आपकी पावर आए, जो भी घात आए, उनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। उनमें +1 करके क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जैसे मान लो 4 है तो 4 + 1 मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 + 1 मल्टीप्लाई, और 1 है तो 1 + 1। समझ में आया? जो भी इनकी पावर थी, जो भी इनकी घात थी, उनमें मैंने +1 कर दिया। तो 4 + 1 1 + 1, और यहां पे भी 1 है तो 1 + 1। बताओ 4 + 1 कितना होता है? 5 गुणा 1 + 1 कितना हुआ? 2 गुणा 1 + 1 कितना हुआ? 2। अब इनको बेटा क्या करना है? गुणा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ये हो गए आपके 20। टोटल जो सभी गुणनखंडों की संख्या आएगी वो कितनी हो गई? 20। और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको सीधा सीधा जो पावर है उनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, पावर को जोड़ देना है। अगला जो सवाल आ सकता है वो आता है अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या। तो बताइए अभाज्य भाजकों की संख्या तो सीधी सी बात है, जो भी आपके नंबर ऐसे आते हैं ना यहां पे, वो है ना। बताओ कितने नंबर आ गए? 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये और ये आ गया। जो भी अलग अलग आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, मान लो 7 भी आता है तो आपको 7 भी लेना है। तो यहां पे हो गया 2 मतलब 1, 3 आ गया मतलब 1, और 5 आ गया मतलब 1। तो 1 + 1 + 1 कितने हो गए? 3।
कुल अभाज्य भाजकों की संख्या जो हो गई, अभाज्य भाजकों की संख्या हो गई, वो हो गई हमारी 3, क्योंकि 2 आया, 3 आया, 5 आया। अगर 7 भी आ जाता तो टोटल कितने हो जाते? 4। अगर 11 भी आ जाते तो टोटल कितने हो जाते? 5। तो बेटा ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को वापस से समझाता हूं। अगर आपसे पूछे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। अगर आपसे पूछे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जो भी आपकी पावर है, जो भी आपकी घात है, उनको आपको प्लस कर देना है। 4 + 1 5, 5 + 1 कितना हो गया? 6। अगला आपसे पूछे सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या क्या कर देना बेटा? जो पावर है 4 + 1 5, 1 + 1 1 + 1, इनको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो 4 + 1 हुआ 5, 1 + 1 हुआ 2, 1 + 1 हुआ 2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो कितना हो गया? 20। और अगला जो आता है वो आता है अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या देखो, 2 एक अलग अभाज्य संख्या है, 3 एक अलग अभाज्य संख्या है, और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 3 5 ये कितनी संख्या हो गई? टोटल 3 संख्या हो गई। तो 3 हमारा आंसर आ गया, है ना। इसी के और एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक इसको नोट कीजिए। अगला बेटा मैं एग्जाम्पल लेता हूं 300। तो यहां पर 300 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, और यही 3 क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं। तो अगर मान लो 300 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 300 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 300 को मैंने ऐसे लिखा, 2 का भाग दिया 150, 2 का भाग दिया 75, 3 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, और 5 का दिया 1। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर कितनी तेज तेज कर रहे हैं। बेटा आप भी कर सकते हो, और कई बच्चे करते भी होंगे, है ना, जिनकी मैथ अच्छी है। लेकिन जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, तो आराम से बेटा टाइम लगा लगा के, जैसे 2 का भाग दिया, आराम से देखो, किसी की शर्म नहीं है, हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 2 का भाग दिया 300 में, तो ऐसे भाग दो आराम से। 2 का भाग 150 बार चला जाएगा, और ये पूरा 300 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आराम से, कोई शर्म नहीं है। हमको किसी को बताना नहीं है हम कितने इंटेलिजेंट है क्या नहीं है, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए बस। ठीक है, तो मैंने 300 को लिखा। 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर हो गई 2, क्योंकि 1 2। 3 की घात कितनी होगी? 3 की घात हो गई 1, क्योंकि 1 ही बार आया। और 5 की घात कितनी हो गई? 5 की घात हो गई 2। समझ में आया? अब आपको ये तीनों क्वेश्चन वापस से आकर गए हैं। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, और अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, बताइए बच्चों, यहां पे क्या हो गया? सबसे पहले कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो जो मैंने बताया था, जो इनकी घात होती है उनको आपको प्लस करना है। तो 2 + 1 + 2, 2 + 1 + 2 कितने हो गए? 2 और 2 4, और 1 5। ये हो गए आपके 5। अगला है सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या, तो जो आपकी पावर है उनको आपको +1 करके मल्टीप्लाई करना है। ये 1 आया तो 1 + 1, और जो 2 आया उसको क्या करना है? 2 + 1। समझ में आया? करो मल्टीप्लाई। 2 + 1 कितना हुआ? 3। 1 + 1 कितना हुआ? 2, और 2 + 1 कितना हुआ? 3। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18। 18 हो गए हमारे सभी गुणनखंडों की संख्या। और अब अगर पूछा अभाज्य भाजकों की संख्या, तो देखो कितने नंबर हो गए? 1 2 3, ये हो गए आपके 3 संख्या, क्योंकि हमारा 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, और हमारी 5 भी एक अभाज्य संख्या हो गई। टोटल कितनी संख्या हो गई? 3 संख्या। तो ये हमारा आ गया 3। अब बेटा अगला जो टॉपिक है वो हमारा है सह प्राइम संख्या, सह को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, बेटा सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें जिनका HCF या फिर मैसेपैक कितना आता है? 1, है ना, उनको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। जिनका मैसेपैक या फिर HCF कितना आता है? 1। और सीधी सी भाषा में, गवारू भाषा में बताऊं तो जो अगर कटते नहीं है, किसी भी संख्या से नहीं कटते, वो क्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लो अगर मैंने ले दिया 4 और 9,
आपसे पूछा क्या ये सह अभाज्य संख्या है, तो 4 और 9, तो बेटा अगर मैं 2 का भाग देना चाहूं तो 2 का भाग 2 4 में तो जाता है लेकिन 2 में नहीं 9 में नहीं जाता। 3 का भाग जाता हूं तो 3 का 9 में तो जाता है लेकिन 4 में नहीं जाता। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काट सके, जिनका HCF अगर निकालेंगे 4 और 9 का मैं से पे निकालूंगा तो कितना आएगा 1। अगला एग्जाम्पल बताओ, अगला एग्जाम्पल है 8 और 11। 8 और 11, तो बताइए 8 और 11 को मैं किसी भी नंबर से काट सकता हूं क्या? किसी भी नंबर से नहीं काट सकता, किसी भी नंबर से नहीं काट सकता। तो ये हमारी क्या हो जाती है? सह अभाज्य संख्या। यहां पे बेटा 2 पॉइंट मुझे नोट करवाने हैं। जिन संख्या का HCF या फिर मैं से पे 1 हो, वो क्या होती है हमारी? सह अभाज्य। और लगातार 2 संख्या हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। तो पहली संख्या, तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। जिन संख्या का HCF कितना होता है 1, तो HCF निकालना आता है, उन संख्याओं का आप HCF निकाल सकते हो, या मतलब किसी भी नंबर से अगर नहीं कट रहे हैं तो वो क्या होती है? सहअभाज्य। लेकिन आपको ये बात पे भी याद रखना है, कोई भी 2 लगातार संख्या जैसे 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, कोई से भी 2 लगातार अगर संख्या आ गई तो आप समझ लेना वो सहअभाज्य संख्या है। तो बेटा कई बार ऑप्शन में दे देता है 47, 41, 47, 42। अब आप सोचो कि इनका अगर मैं HCF निकालने बैठूं तो किसका भाग जाता है, किसका भाग नहीं जाता। वो बेटा जानबूझ के ऐसी संख्या देगा जिसमें आपका टाइम खराब होता है। तो टाइम खराब नहीं करना है, आपको याद रखना है ये दोनों लगातार संख्या है, मतलब ये सह अभाज्य संख्या होगी ही होगी। कोई भी का ताकत जो है इनको सह अभाज्य संख्या बनने से नहीं रोक सकती। अगर मान लो मैंने बोला 21, 22, क्या सह अभाज्य संख्या है। अगर मैंने बोला 8 और 9, तो 8 और 9 सह अभाज्य संख्या है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपको एक घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है, जो मैंने ये क्वेश्चन बताया है, अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है और सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य भाजकों की संख्या बतानी है। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? 2520 का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या करनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य भाजकों की संख्या बतानी है। और आपके पास जो भी गाइड है, जो भी किताब है, उसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। लेकिन आपको सिलेक्शन करवाना ही मेरा मकसद है। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।